हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मनी मार्केट होता क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था, फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग को समझा था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है उसको हमने जाना था। साथ ही साथ हमने देखा था कि वेरियस रेगुलेटिंग एजेंसीज के बारे में हमने देखा था कि जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन कौन सी एजेंसीज हैं उनको रेगुलेट करने वाली, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने चर्चाएं की थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनी मार्केट होता क्या है। मनी मार्केट के फीचर्स को हम लोग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, मनी मार्केट में कौन कौन से मेन प्लेयर्स हैं, कौन कौन से मेन प्लेयर्स हैं उसको देखेंगे। मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कितनी कमिटीज़ बनी हैं जिन्होंने क्या किया कि फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट में बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी कमिटी ने जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए जो है रिकमेंडेशन दिया, कौन सी कमिटी ने जो है कमर्शियल पेपर को जो है रिकमेंडेशन दिया, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मनी मार्केट में कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। मनी मार्केट में जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर की चीज़ें, उनके फीचर्स के बारे में देखेंगे। मनी मार्केट में हम लोग देखेंगे कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनका वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी मैच्योरिटी डेट क्या है, मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट है उनका कितने साल के लिए या कितने जो है टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है, उनको देखेंगे हम लोग। मनी मार्केट का इशू करने का पर्पज़ क्या है, मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो कौन कौन इशू करने वाले लोग हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो मनी मार्केट में जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनके कितने और नाम्स हैं उनको, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार के जो है कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही है कि आप जो है जो भी जिस तरह का एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएचयू एंट्रेंस चाहे एमकॉम हो, बीकॉम हो, एमबीए हो, किसी भी तरह का आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस वीडियो यानी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें पूरा संपूर्ण चीज़ें मैंने बताया हुआ है। पूरा कोई भी चीज़ इसमें से छूटेगी नहीं आपका मनी मार्केट से। मनी मार्केट से एक एक चीज़ों को मैंने जो है बहुत ही ध्यान से, बहुत सारी चीज़ों को जो है कलेक्ट करके सभी चीज़ों को मैंने जो है इस चीज़ को आपके सामने लाने की कोशिश किया। तो दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं कि मनी मार्केट होता क्या है, उसमें जो है उसके फीचर्स को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट इज अ मार्केट। मनी मार्केट एक क्या है, मार्केट है फॉर फाइनेंशियल एसेट्स। ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट एक मार्केट है किसका, फाइनेंशियल एसेट्स का, दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द मनी। यानी कि जो फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पे हैं, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, उनकी बात कर रहे हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट जो होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी होते हैं। यानी आप मनी या कह सकते हैं कि मनी के इक्विवेलेंट इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यानी अगर आपको कहीं पे पेमेंट देना तो आप इसको दे के क्या कर सकते हैं, मनी के इक्विवेलेंट इसका काम करता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं मनी मार्केट में, इट इज़ मार्केट फॉर ओवरनाइट। यानी कहने का मतलब कि आपको अगर कभी भी शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए, आपको अगर ओवर द नाइट फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप मनी मार्केट के जरिए क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे रेज कर सकते हैं फंड। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फर्म हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, जो भी फंड्स रेज करना चाहते हैं तो वो जो है क्या मनी मार्केट में अपने इंस्ट्रूमेंट के आधार पे क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। और वहाँ से, और यहाँ पे क्या एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर फंड क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मनी मार्केट में कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि मनी मार्केट ओवरनाइट की बात करता है और शॉर्ट टर्म फंड की बात करता है। दूसरी चीज़, इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 और लेस देन 1। यानी यहाँ पे जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के, उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है, मैच्योरिटी पीरियड का मतलब हो गया कि उनका रीपेमेंट यानी वापस में उसका रीपेमेंट जो होता है वो 1 साल या 1 साल से कम का होता है। ये ध्यान दीजिए मनी मार्केट का। अगली जो चीज़ें हैं मनी मार्केट की वो है इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। आइए तीसरी जो चीज़ है वो है इट इज़
नॉट अ फिजिकल लोकेशन, यानी इट हैज़ नॉट अ फिजिकल लोकेशन, यानी जो मनी मार्केट का कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है कि जहाँ पे आप जाइए और जो है वहाँ से जो है उसके इंस्ट्रूमेंट को परचेज करिए। यहाँ पे देखिए जैसे स्टॉक मार्केट का जो है एक फिजिकल लोकेशन होता है, वैसा कोई भी लोकेशन जो है आपका मनी मार्केट का नहीं होता है, बट एन एक्टिविटी दैट कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन, यानी इसकी सारी की सारी एक्टिविटी जो है टेलीफोन के जरिए की जाती है, ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है। मनी मार्केट कंस्टिट्यूट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी मनी मार्केट का जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो ये ध्यान रखिए। अगला अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, यानी जो मनी मार्केट में जो कह सकते हैं कि मनी मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि इट इज नॉट अ सिंगल मार्केट, यानी मनी मार्केट एक सिंगल मार्केट नहीं है, बट कलेक्शन ऑफ मार्केट्स फॉर सेवरल इंस्ट्रूमेंट, यानी कह रहा है कि मनी मार्केट एक सिंगल मार्केट नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक मार्केट है। तो ध्यान रखिएगा कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या है, ये कलेक्शन यानी कि एक मार्केट है। इट इज होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई डेप्ट लेना चाहता है तो उसके लिए क्या है, मनी मार्केट ही है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मनी मार्केट के ये दूसरा जो है महत्वपूर्ण फीचर ये है कि मनी मार्केट, होलसेल मार्केट, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगली जो चीज़ है वो है प्रिंसिपल फीचर इज ऑनर वेयर द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट इज इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पे क्या करना है कि जो मनी मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनके जो है ऑनर करना होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, उनके पार्टिसिपेंट का जो है क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे निभाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मनी मार्केट होता है उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं पार्टिसिपेंट के, और उसको हम लोग ऑनर देते रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि जो मनी मार्केट है उसके ये फीचर्स हैं। अगली जो चीज़ें हैं वो है मनी मार्केट में फीचर्स में, इट इज़ नीड बेस्ड मार्केट वेयर इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी सेव इन द मार्केट, यानी ये नीड बेस्ड मार्केट है, यानी मनी मार्केट एक नीड बेस्ड है। नीड बेस्ड का मतलब कि ये ज़रूरत के आधार पे होती है, अगर आपको ज़रूरत है शॉर्ट टर्म की तो आप जा सकते हैं यहाँ पे फंड लेने के लिए। ट्रांजेक्शन इन मनी मार्केट कैन बी बोथ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, यानी जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी होता है, विदाउट कोलेट्रल्स, यानी कि जो मार्केट यानी जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ऊपर जो हो सकता है कोलेट्रल रखना पड़ता भी हो, नहीं भी रखना पड़ता हो, यानी कि ये दोनों तरह के कोलेट्रल फ्री भी है और कोलेट्रल के साथ भी है। तो ध्यान रखिएगा कि मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं मेन प्लेयर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के जो मेन प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहला जो मेन प्लेयर्स हैं मनी मार्केट का वो इस तरह से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई जो है मेन प्लेयर है मनी मार्केट का। आरबीआई को मैंने बताया कि आरबीआई ही क्या करता है, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आपका आरबीआई। तो पहला प्लेयर जो है आपका मनी मार्केट का हो गया आरबीआई। दूसरा जो है वो है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, डीएफएचआई। डीएफएचआई जो है क्या है, ये भी क्या है मेन प्लेयर्स में आता है। इसका रोल क्या है ये आगे हम लोग जान लेंगे। फिर इसके बाद म्यूचुअल फंड्स भी क्या है मेन प्लेयर्स है आपके मनी मार्केट का। दूसरा इसके आगे है इंश्योरेंस कंपनी भी क्या है आपका इसमें मेन प्लेयर्स में आते हैं। कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स भी इसमें आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी इसके अंदर आती है। स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। प्रोविडेंट फंड्स भी आता है। प्राइमरी डीलर्स भी आते हैं। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन STCI भी आता है इसमें। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की सारी चीज़ें आती है और नॉन रेजिडेंस इंडियंस भी आते हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि जो मनी मार्केट के प्लेयर्स कौन हैं, तो ध्यान रखिए मनी मार्केट के जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मनी मार्केट में जो है ये प्लेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मनी मार्केट में रेगुलेशन में, फैसिलिटेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सबसे मेन रोल आरबीआई का होता है, फिर इसके बाद जो है डीएफएचआई का होता है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड, प्राइमरी डीलर्स, द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ये होते हैं मनी मार्केट के मेन प्लेयर्स हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मनी मार्केट के जो मेन प्लेयर्स से पूछता है कि कौन कौन सा हैं, तो आपको हो सकता है उसमें हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन कर दे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेन प्लेयर्स ऑफ मनी मार्केट, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको 3 मनी मार्केट के जो है प्लेयर्स दे दे और एक जो है कोई नॉन मनी मार्केट प्लेयर्स हो, तो आपको वहाँ पे पहचानने में दिक्कत होगा। तो आप अगर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको एग्जाम में, एंट्रेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगली जो चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं वो है वेरियस कमिटीज़, यानी कह सकते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज़ हैं जिसने मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए बनाई गई, या कह सकते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी कमिटीज़ बनाई जो मनी मार्केट से रिलेटेड थी या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड थी। क्योंकि आप जानते हैं कि 1992 में स्कैम हुआ था इस हर्षद मेहता का, उसके बाद से भारत में क्या हुआ, बहुत सारे रेगुलेशन देखने को मिले, बहुत सारे चेंजेस फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिले। उससे पहले भी बहुत सारे जो है चेंजेस देखने को मिल रहे थे मनी मार्केट में। तो कौन कौन सी कमेटी थी, क्या रिकमेंडेशन दिया था, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है, आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल भी जाएंगी। देखिए सबसे पहली जो कमेटी है वो है आपकी चक्रवर्ती कमेटी। ध्यान रखिए चक्रवर्ती कमेटी जो है फाउंडेड किया गया था 1985 में। 1985 में पहली जो कमेटी बनी थी वो बनी थी चक्रवर्ती कमेटी, और चक्रवर्ती कमेटी कब बना था, 1985 में बना हुआ था। और ये इसके जो चेयरमैन कौन थे, किसकी चेयरमैनशिप में बना था, तो सुखमय चक्रवर्ती के जो है चेयरमैनशिप में, यानी इसके जो चेयरमैन थे, ये कमेटी थी, उसके जो हेड थे वो कौन था, सुखमय चक्रवर्ती। पर्पस क्या था इस कमेटी को फॉर्म करने का, तो ये था रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, यानी देश का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। और इसने जो है क्या किया कि बहुत सारे रिकमेंडेशन भी दिए। इस कमेटी ने क्या किया, रिकमेंडेशन भी दिया। क्या रिकमेंडेशन दिया, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या रिकमेंडेशन दिया, इस कमेटी ने बोला अंडरलाइन द नीड टू डेवलप द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी इस कमेटी ने बोला क्या कि हमारे देश में मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने की जरूरत है हमारे देश में जो है। यानी ये कमेटी जो चक्रवर्ती कमेटी थी वो मनी मार्केट को डेवलप करने के से रिलेटेड थी, और इसने क्या किया कि पूरा जो है बोला कि हमारे देश में मनी मार्केट को और डेवलप करने की जरूरत है। अगली जो कमेटी है वो कमेटी है आपकी बघेल कमेटी। बघेल कमेटी कब बना था ये भी देख लीजिए, याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बघेल कमेटी जो बनी थी वो कमेटी बनी थी आपका कब फाउंड हुआ, फाउंडेड इन 1987, यानी 1987 में ये कमेटी बनी थी। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, हेड थे, कौन था, नारायणन बघेल। इन्होंने क्या किया था, इस कमेटी को चेयरमैनशिप किया था। तो ध्यान रखिए आपको हो सकता है पूछ दे कि जो है बघेल कमेटी के जो है चेयरमैन कौन थे, तो नारायणन बघेल थे। पर्पस क्या था इस कमेटी को फॉर्म करने का, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या था इसका। इस कमेटी का जो मेन पर्पस था वो था लेट डाउन द ब्लूप्रिंट फॉर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे उसके ऊपर ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए इस कमेटी का बनाया गया था। तो ध्यान रखिए बघेल कमेटी ने मनी मार्केट को जो इंस्ट्रूमेंट है या मनी मार्केट के जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे डेवलप किया जाए उसके ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए क्या किया गया था, आपको बघेल कमेटी का गठन किया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, मैंने बताया था कि इस कमेटी ने क्या क्या चीज़ें बोला
इस कमेटी ने बोला कि मनी मार्केट के जो इंस्टीट्यूशंस है यानी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को क्या करना है, जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को क्या करना होता है, डेवलप करना है, ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो इस कमेटी ने क्या किया, बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। रिकमेंडेशन में देखिए सबसे पहला रिकमेंडेशन क्या दिया इस कमेटी ने बोला क्या कि आपको सेटअप करना है, क्या बोला इस कमेटी ने, सेटअप डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, यानी इसने बोला DFHI यानी इसने बोला कि आपके देश में DHFI यानी कि डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया को यानी सेटअप करना होगा, जो कि 1988 में जो है इसको सेटअप किया गया। ध्यान रखिएगा DFHI जो है कब सेटअप हुआ, तो वो हुआ 1988 में हुआ, और रिकमेंडेशन कौन दिया, बघेल कमेटी ने दिया था। फिर दूसरी चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जैसे यानी इसने बोला कि मनी मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोडक्शन कराने के लिए बोला। पहला इन्होंने बोला कि 182 डेज का जो है ट्रेजरी बिल जो है होना चाहिए देश के अंदर, यानी कि मनी मार्केट में 182 डेज का एक ट्रेजरी बिल होना चाहिए। ये कमेटी ने यानी कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने में पहला बताया कि ट्रेजरी बिल होना चाहिए, उसका जो मैच्योरिटी डेट होना चाहिए 182 दिन होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात किया, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है 1989 में जो आया, और इसने बोला किया कि इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, होना चाहिए हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। तो ये भी 1989 में इसका भी वो किया गया। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा है देखिए, पूछा क्या है कि कॉमर्शियल पेपर कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो ध्यान रखिए बघेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो जैन 1990 में क्या किया गया, कॉमर्शियल पेपर को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो मुझे लगता है आपको जो है ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगला जो है बघेल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम रिजीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट टू मार्केट इंटरेस्ट बेस, यानी कि इस कमेटी ने बोला क्या कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट द्वारा जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जा रहा है उसकी जगह पे अब जो है मार्केट बेस्ड कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। यानी मार्केट डिसाइड करेंगी कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हो उसके इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे रिकमेंडेशन में बोला गया है। अगला जो है जो हम लोग को पढ़ना है वो है नरसिम्हम कमेटी नरसिम्हम कमेटी कब फॉर्म हुआ इसको देखते हैं। नरसिम्हम कमेटी ये फाउंड हुई 1991 में, 1991 में ये कमेटी बनाई गई। इसके जो चेयरमैन कौन थे, ये थे मैदुलाव नारायणन, ये थे। इनका जो पर्पस था यानी इस कमेटी को पर्पस यानी किस पर्पस के लिए बनाया गया, टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यानी इस कमेटी को बताया गया कि हमारे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका एक स्ट्रक्चर बनाइए, उसके जो है कह सकते हैं एग्जामिन करने के लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा होगा, फंक्शन कैसे होगा, प्रोसीजर क्या होगा, इन सारी चीज़ों के लिए के ऊपर जो है बेस थी ये नरसिम्हम कमेटी। तो ध्यान दीजिए नरसिम्हम कमेटी भी क्या था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को सही करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाया गया था। तो ध्यान रखिए ये था कमिटीज़ के ऊपर सारी चीज़ें। अब आते हैं मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं, तो जैसे आप जानते हैं मनी मार्केट में सबसे पहला जो है ट्रेजरी बिल की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कॉल मनी की बात करेंगे, कॉल मनी के बाद फिर हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल पेपर की बात करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करेंगे, कॉमर्शियल बिल की बात करेंगे। ये सारे के सारे क्या है आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। तो इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा। देखिए सबसे पहले ट्रेजरी बिल की बात करते हैं। तो ट्रेजरी बिल को समझिए, यहाँ पे देखिए ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, यानी कि ये ध्यान रखिए कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स होता है। कौन बोरो करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट किस लिए करती है, यानी गवर्नमेंट 1 साल से कम के मेच्योरिटी के लिए जो है फंड रेज करना चाहती है, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहती है, तो वो क्या करती है कि ट्रेजरी बिल इशू करती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए ट्रेजरी बिल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड।
क्या कहलाता है, जीरो कूपन बॉन्ड, यानी जीरो कूपन बॉन्ड से हम लोग इसको बोलते हैं। अगली जो चीज़ है कि जो मनी मार्केट में जो ट्रेजरी बिल है इसको कौन इशू करता है, ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल को जो है इशू करने का काम जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को। ध्यान रखिए, आरबीआई जो है क्या करती है, ध्यान रखने वाली बात है कि आरबीआई जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है, लेकिन किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करती है कि ये जो रिजर्व बैंक है वो क्या करती है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को ट्रेजरी बिल को इशू करता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि मनी मार्केट में जो आपका ट्रेजरी बिल है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि आपको लेस देन 1 ईयर्स के लिए जो है आपको फंड की जरूरत है गवर्नमेंट को। ये ध्यान रखिए कि ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। ट्रेजरी बिल जो है गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म फंड का मिसमैच होता है तो उस केस में ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है, लेकिन ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है। ध्यान रखिए, ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से कहता है कि हमें फंड की जरूरत है, तो आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है, जिससे लोग खरीदते हैं तो गवर्नमेंट के पास, यानी कि आरबीआई के पास पैसा जाता है तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट को देती है। तो ध्यान रखने वाली बात है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो चीज़ है वो है कि ये जो है जो आपका ट्रेजरी बिल है इट इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट ये होता है कि इसमें उधार लेने वाला ही इस जो है नोट को क्या करता है, राइट करता है या कह सकते हैं ड्रॉ करता है। तो इसमें जो उधार लेने वाला है यानी कि आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करती है, जो है ट्रेजरी बिल इशू करती है। तो लिखने वाला एक तरह का समझा जाए तो वो आरबीआई है, लेकिन लिखने वाला असली कौन है, वो गवर्नमेंट है। तो ध्यान रखिए, इसीलिए क्या है कि वो जो है आपका ट्रेजरी बिल एक प्रोमिसरी नोट है, यानी कि जो लेता है, बारो करता है, वही क्या है, वही उस बिल को लिखता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो है ट्रेजरी बिल क्या है, एक प्रोमिसरी नोट है। अगली जो चीज़ें हैं आप ट्रेजरी बिल के बारे में ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से अराइज होगा। फिर दे आर हाईली लिक्विड, यानी ये जो है हाईली लिक्विड होते हैं, यानी कि ये जो है आप किसी को भी दे सकते हैं, इसको जो है क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इश्योर्ड यील्ड यानी कि हाईली लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड का मतलब ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है। एश्योर्ड यील्ड यानी इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको जरूर से जरूर वहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट या जो भी इसको डिस्काउंट आपको जरूर से जरूर मिलेगा, आपको प्रॉफिट यहाँ से जरूर मिलेगा। नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यानी अगर आप ट्रेजरी बिल में इशू कर, यानी कि ट्रेजरी बिल अगर आप जो है इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो इसमें आपका डिफॉल्ट होने का या पेमेंट जो है रीपेमेंट होने के, डिफॉल्ट होने के चांसेस जीरो होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, यानी होते नहीं है। आपको एश्योर्ड प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट अर्न करेंगे जरूर से जरूर, ये ध्यान रखिएगा। दे आर इशूड एट प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि अपने लोअर देन प्राइस, यानी अगर जो है सपोज दैट इसका जो है 25,000 है तो अपने लोअर प्राइस पे क्या होता है, ये इशू होता है, यानी ये जो है 24,000, 23,000, 22,000 पे इशू होता है, लेकिन रीपेमेंट होता है वो पार पे होता है, यानी 25,000 पे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो ट्रेजरी बिल होता है वो जो है इशूड होता है अपने फेस वैल्यू से कम पे, लेकिन रीपेमेंट होता है उसके पार वैल्यू पे। तो ध्यान रखने की जरूरत है, यानी अगर ट्रेजरी बिल की जो है 25,000 का है, इसकी फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू अगर 25,000 है तो ये इशू होगा 24,000 पे, यानी लेस देन फेस वैल्यू। तो 24,000 क्या होगा, फेस वैल्यू, और इसके बीच के जो डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1,000। तो यही क्या है, ये इंटरेस्ट है, और इसको यहाँ इंटरेस्ट ना बोल के यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे, जो कि हम लोग आगे अभी देखते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि जो ट्रेजरी बिल होता है वो क्या होता है, वो फेस वैल्यू से कम कीमत पे इशू होता है, लेकिन पेमेंट जो होता है वो जो है पार वैल्यू पे होता है। ये ध्यान दीजिए। अगला जो है, अगला बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिए। अगली जो चीज है वो है द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच ट्रेजरी बिल इज इशूड एंड देयर रिडेम्पशन वैल्यू इज इंटरेस्ट रिसीव, यानी कहने का मतलब है कि जिस
फेस वैल्यू पे जो है कहने का जो फेस वैल्यू होती है इशू होता है जो ट्रेजरी बिल उससे नीचे होता है, यानी कि आपका जो ट्रेजरी बिल होता है इशू होता है वो लेस देन फेस वैल्यू पे होता है, रीपेमेंट उसका जो है फेस वैल्यू पे होता है। यानी कि मैंने अभी बताया कि 25,000 का बिल है सपोज द ट्रेजरी बिल, तो वो 24,000 का इशू होगा। यानी कि अगर आप जो है क्या करते हैं कि अगर ट्रेजरी बिल में आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है 24,000 रुपये देंगे तो आपको 25,000 का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिस दिन मैच्योरिटी क्लियर होगी उस दिन आपको 25,000 रुपये मिलेंगे वापस रिटर्न के तौर पे। तो ये ध्यान रखिए जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 1,000 रुपये का, यही क्या है आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल है, और इस इंटरेस्ट रिसीवेबल को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो यही ध्यान रखना है आपको। द ट्रेजरी बिल इज अवेलेबल फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इट्स मल्टीपल। ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेजरी बिल होता है वो मिनिमम 25,000 का इशू हो सकता है और उसका मल्टीपल इशू हो सकता है। जैसे अगर आप जो है मिनिमम 25,000 ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या तो आप 50,000 कर सकते हैं, 75,000 कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है 90,000 का करें, तो ये चीज़ें नहीं है। आप मिनिमम 25,000 और उसका मल्टीपल यानी 25 का मल्टीपल ही आप क्या कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका मनी मार्केट से रिलेटेड। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि मनी मार्केट में जो ट्रेजरी बिल होता है वो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म जो कह सकते हैं कि मिसमैच होता है रेवेन्यू का, या गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत होती है तो आरबीआई को बोलती है, तो आरबीआई क्या करता है कि ट्रेजरी बिल इशू करता है। यानी कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल इशू करती है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए करती है। और साथ ही साथ इसमें ये भी मैंने बताया कि ये जो है इसमें जो इशू होता है वो फेस वैल्यू से कम कीमत पे होता है, और रीपेमेंट होता है उसके पार वैल्यू पे होता है, और जो डिफरेंस होता है उनके बीच के उसको हम लोग जो इंटरेस्ट होता है वही इंटरेस्ट माना जाता है, और इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। और मिनिमम जो है ये है 25,000 और उसका मल्टीपल ही इशू हो सकता है। अगला जो है वो है कॉल मनी। ध्यान रखिए कॉल मनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला देखो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट को जब मिसमैच होता है तब वहां पे करती है। कॉल मनी जब बैंक होते हैं जो कॉमर्शियल बैंक है उनको जब शॉर्ट टर्म की फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उनको CRR मेंटेन करना होता है, तो उस केस में क्या करते हैं वहां पे ये लोग जो है कॉल मनी को या कॉल मनी जो है इशू करते हैं। तो यही देखते हैं आप यहाँ पे ध्यान रखिए। व्हेन वन बैंक फेसेस टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, जब एक बैंक क्या करता है टेम्परेरी शॉर्टेज यानी कि बाई चांस शॉर्टेज हो जाता है क्या कैश का, द बैंक विद सरप्लस कैश लेंड टू बैंक शॉर्टेज फंड। यानी कि एक बैंक जिसके पास सरप्लस पैसा है वो दूसरे बैंक जिसके पास जो है शॉर्टेज है फंड का उसको क्या कर देता है ट्रांसफर कर देता है उसको जो है अपने बैंक, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को यानी एक सरप्लस बैंक दूसरे जो है शॉर्टेज वाले बैंक को क्या करता है फंड को ट्रांसफर करता है। वो ट्रांसफर हो सकता है 1 दिन के लिए करे, 1 घंटे के लिए करे, या जो है 14 दिन 15 दिन के लिए करे। तो ये भी क्या है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कॉल मनी जो है ऐसे होता है। फिर कॉल मनी को हम लोग जो है कॉल मनी को क्या करते हैं, कॉल मनी इज कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। यानी कि इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट है, यानी इंटर बैंक एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करता है जो है ट्रांसफर करता है फंड्स का, शॉर्टेज जिसको हो रहा है वो क्या करता है दूसरे बैंक से जिसके पास सरप्लस है उसके ट्रांसफर करता है। तो ये जो रहता है कॉल मनी। अगली जो चीज है उसको समझिए यहाँ पे मोस्टली बैंक, ध्यान दीजिए अगली जो चीज है वो है मोस्टली बैंक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज, ये सारी की सारी चीजें इसमें जो है इन्वॉल्व होती है। ध्यान रखिए यानी कि यहाँ पे मैंने बोला कि जितने भी बैंक्स होते हैं वो लोग जो है क्या करते हैं आप कॉल मनी के जरिए पैसा रेज करते हैं। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, ये सारे लोग क्या करते हैं इसे कॉल मनी का यूज करते हैं। इट इज मार्केट ओवर द टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन के जरिए क्या होता है इसका जो है सारी चीजें की जाती है, यानी कि इसको टेलीफोन के जरिए हम लोग सारी चीजें करते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें है वो है ये है कि कॉल मनी के बारे में ये है कि मोस्ट ऑफ द बैंक रिक्वायर कॉल मनी टू मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। मोस्ट ऑफ द बैंक क्या करते हैं जब उनको CRR
मेंटेन करना होता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, कॉल मनी के जरिए फंड को रेज करते हैं। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है कॉल मनी पे उसको हम लोग कॉल रेट बोलते हैं, ध्यान रखिए। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है कॉल मनी पे उसको हम लोग बोलते हैं कॉल रेट, ये भी ध्यान रखिए। ये देखिए अगली जो चीज़ है वो भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगली जो चीज़ है इट इज़ वेरी वॉलेटाइल, यानी कि जो रेट होता है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब है कि बहुत तेज़ी से इसमें चेंजेज आते हैं, वो डे टू डे, आर टू आर, या कह सकते हैं कि घंटों घंटों मिनटों मिनटों में क्या होता है, इसका रेट चेंज होता रहता है। विच वेरी फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आर टू आर, यानी घंटे घंटे में या जो है कह सकते हैं दिन ब दिन क्या होता है, इसके रेट को चेंज होता रहता है। तो ध्यान रखिए इसके इंटरेस्ट रेट को, यानी जो कॉल रेट होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज, यानी कह सकते हैं कि आपका जो कॉल मनी होता है और जो अदर सिक्योरिटीज होता है उनके बीच में जो इंटरेस्ट रेट होता है उनके बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर कॉल मनी का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा तो अदर सिक्योरिटीज का क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। अगर जो है आपका जो है कॉल मनी क्या हो जाए, सस्ता हो जाएगा, तो अदर क्या हो जाएंगे, आपका जो है महंगे हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट of call money and other securities, as when the rate of interest of call money increases the other security become cheaper, यानी कि अगर अदर सिक्योरिटी क्या हो जाएंगी, चीप हो जाएंगी। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज, तो इनवर्स होता है। अगर आपका कॉल मनी का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, तो अदर सिक्योरिटीज का जो है क्या हो जाएंगी, चीप हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, उसका रेट घट जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। अगली जो चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं, कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर के बारे में अभी मैंने बताया भी था। कॉमर्शियल पेपर को जो है कौन रिकमेंड किया, ये आपको अभी आप कमेंट में बताइए कि कौन रिकमेंड किया था, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो कॉमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990, यानी इंडिया में जो कॉमर्शियल पेपर कब इशू किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया, वो है 1990 के बीच में किया गया। इट इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, ध्यान रखिए। जो आपका कॉमर्शियल पेपर है वो अनसिक्योर्ड है, प्रोमिसरी नोट है, निगोशिएबल है एंड ट्रांसफरेबल है, यानी कि ये जो होता है आपका ट्रांसफरेबल भी होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इट इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड, यानी ये शॉर्ट टर्म तो होता है, साथ ही अनसिक्योर्ड है और साथ ही साथ जो है प्रोमिसरी नोट है और निगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल है, एंड इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद इन द फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, यानी आप क्या कर सकते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए। अनसिक्योर्ड का मतलब इसको जो है कोलेट्रल नहीं रखना होता है। प्रोमिसरी नोट का मतलब कि जो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे, कॉमर्शियल पेपर जो होता है ये जो रेपुटेटेड कंपनी होती है, जिसका क्रेडिट वर्दिनेस अच्छा होता है, वो कंपनी इशू करती है। तो उनको जब फंड की जरूरत होती है तो वो लोग प्रोमिसरी नोट इशू कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं। तो जब ये करते हैं तो ये अपना खुद लिखते हैं ना, तो इसलिए इसको प्रोमिसरी नोट बोला जाता है। निगोशिएबल का मतलब इसके टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज लाया जा सकता है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या कि आप जो है इस बिल को जो है अगर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको ऑब्लिगेशन उसको पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज इशूड बाई लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, यानी कि ये मैंने बताया अभी कि कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, तो ध्यान रखिए कॉमर्शियल पेपर इज इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन मार्केट रेट, यानी मार्केट रेट से आप क्या करते हैं, यहाँ पे कम रेट पे जो है जो क्रेडिट वर्दिनेस कंपनीज होती हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं, ब्लू चिप कंपनी होती हैं, वो क्या करती हैं, इन सारे चीज़ों को क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर को इशू करती है, शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगली जो चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए, इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। जैसे ट्रेजरी बिल के बारे में बताया कि ट्रेजरी बिल अपने फेस वैल्यू से कम कीमत पे क्या होता है, इशू होता है, लेकिन पेमेंट जो मिलता है उसका पार पे मिलता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे वही है कि डिस्काउंट पे इशू होता है और रिडीमेबल एट पार। द ओरिजिनल पर्पज ऑफ कॉमर्शियल पेपर, यानी कि मेन पर्पज क्या होता है,
प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल वर्किंग कैपिटल नीड्स, यानी कि जब भी किसी कंपनी को जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा हो, जो ब्लू चिप कंपनीज है, जब उनको सीजनल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है या वर्किंग कैपिटल की फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। अगला जो चीज़ है इसको हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग के ही नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये ध्यान रखिए, कॉमर्शियल पेपर के बारे में ये चीज़ें थी। अभी और भी चीज़ें और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगली जो चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये देखिए इसके बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब हो गया कि इशू करते समय आपको कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता है। निगोशिएबल, यानी इसके इंस्ट्रूमेंट, यानी ये जब इशू किया जाता है इसके टर्म्स एंड कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कि ये जो है एक साल से कम पे जो है इशू की जाती है। बियरर फॉर्म होता है। बियरर का मतलब है कि जिसके हाथ में है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो उसका मालिक है। इशूड बाई, कौन इशू करता है? कॉमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो कॉमर्शियल पेपर होता है वो अनसिक्योर्ड है, निगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, बियरर फॉर्म है, और कॉमर्शियल बैंक और डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इसको इशू करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड चीज़ों को। अगली जो चीज़ है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इंट्रोड्यूस्ड इन जून 1989, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब इशू किया गया था? तो 1989 में किया गया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कॉमर्शियल पेपर कब इशू किया गया था, जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब इशू किया गया था। तो ये ध्यान रखिए, इसके डेट को ध्यान रखिएगा, 1989 और 1990 कॉमर्शियल पेपर। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। अगला जो है हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में क्या है, अगली चीज़ें कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर टाइम डिपॉजिट ऑफ स्पेसिफिक मेच्योरिटी सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट, यानी कि दोनों चीज़ें क्या आता है, सेम चीज़ें, यानी कि आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट की बात करें तो सेम चीज़ें है। एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या होता है कि आप जो है अपने फंड्स को सबमिट करते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। बट डिफरेंस है दोनों के बीच में कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक बियरर फॉर्म है, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो है कह सकते हैं कि आपका टाइम डिपॉजिट होता है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। टाइम डिपॉजिट या जो कह सकते हैं टाइम डिपॉजिट जो होता है उसको आप ट्रांसफरेबल नहीं होता है, बियरर फॉर्म नहीं होता है। बट क्या है कि आपका जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बीच में यही है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक ट्रांसफरेबल है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, बियरर फॉर्म है, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट है उसको आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इशूड बाई, कौन इशू करता है, बैंक्स। कब करते हैं, पीरियड्स जब टाइट लिक्विडिटी होती है, आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा हाई होता है तो उसके, यानी कि मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस केस में जो है क्या होती है, जो कंपनीज होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इशू करते हैं। तो ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं, ये जो है आपका यहाँ पे। अब आते हैं कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल जहाँ पे आए आप समझ जाइए कि कॉमर्शियल बिल का मतलब हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट की बात हो रही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। अब यही चीज़ है, कॉमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, यानी कि आप जानते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब इशू किया जाता है, जब एक फर्म को कोई जो है क्रेडिट पे कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ चाहिए तो उस केस में क्या किया जाता है, आप जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इशू करते हैं। तो बिल्स कॉमर्शियल बिल में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब अगली जो चीज़ है उसमें देखिए, इट इज शॉर्ट टर्म, ध्यान दीजिए, इट इज शॉर्ट टर्म, यानी कि आपका जो कॉमर्शियल बिल होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, निगोशिएबल होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है, इंस्ट्रूमेंट है, विच इज इशूड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म, यानी कि ये जो है इसलिए किया जाता है, इसलिए इशू किया जाता है ताकि जो क्रेडिट है वो क्या हो सके, फैसिलिटेट हो सके, यानी कि क्रेडिट आप जो है एक फर्म दूसरे फर्म से क्या कर सके, क्रेडिट ले सके, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कॉमर्शियल बिल का यूज करते हैं। आइए आज की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए
एक एक सारी चीज़ें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिखेंगी, आपको कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट है। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है क्या है, कब इशू किया गया था, किस ईयर में इशू किया गया था, उसको हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखिए आप, ट्रेजरी बिल बहुत महत्वपूर्ण। ट्रेजरी बिल आप जानते हैं कि हमारे देश में 4 फॉर्म में इशू किया जाता है, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज में इशू किया जाता है। अब देखिए अब हम लोग इस पे बात नहीं करते हैं कि कौन सा भी करंट में चल रहा है, कौन सा ट्रेजरी बिल आपके करंट में चल रहा है, इस पे बात नहीं करते। कब इंट्रोड्यूस किया गया उसको बात करते हैं। 14 डेज का जो है आपका जो है ट्रेजरी बिल जो है इशू किया गया था, वो अप्रैल 1971 में किया गया था। 91 डेज का जो है आपका ट्रेजरी बिल कब इशू किया गया था, 1950 से पहले किया गया था। 182 डेज का जो है कब किया गया था, नवंबर 1986 में किया गया था। और जो है 364 दिन का या 364 डेज का जो है ट्रेजरी बिल कब इशू किया गया था, 1 अप्रैल 1992 को। तो ध्यान रखिए कि ये जो है मैंने बता दिया ट्रेजरी बिल का डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड का कब कब इशू किया गया था। ये अभी मैंने ये नहीं बताया कि करंटली में कितने जो है ट्रेजरी बिल वर्किंग में है, ये चीज़ मैंने अभी नहीं बताया, बस मैंने बता दिया कि ये कब कब इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखिएगा। अगला जो चीज़ है कॉल मनी। कॉल मनी जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में, 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि आपका 14 डेज का ट्रेजरी बिल कब इशू किया गया था पहली बार, या 182 डेज का जो है ट्रेजरी बिल कब इशू किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों याद रखिए आप जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मैंने एकदम कॉन्फाइन मैनर में बहुत ही साफ सारी चीज़ों को लिख दिया है। अगला जो हम लोग बात करेंगे तीसरा जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अभी मैंने भी बताया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है जून 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉमर्शियल पेपर कब किया गया, जैन 1990 में किया गया। कॉमर्शियल बिल 1970 में किया गया, भारत में की बात कर रहे हैं। अब अगला जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। नई चीज़ों में क्या है आपका कैश मैनेजमेंट बिल CMB भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया है, ये जो है अभी नया है, मई 12, 2010 यानी कि 12 मई 2010 को जो है कैश मैनेजमेंट बिल इशू किया गया। इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि कैश मैनेजमेंट बिल क्या है। ये भी गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म मिसमैच होता है रेवेन्यू का तो इशू किया जाता है, एकदम ट्रेजरी बिल की तरह है। लेकिन ट्रेजरी बिल में मैं बता दूं कि ये इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 91 डेज, यानी 91 दिन से कम का इसका जो है क्या होता है मैच्योरिटी डेट होता है। अगला जो सर्टिफिकेट है वो है कोलेट्रल बॉरोविंग्स एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन CBLO। ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया जैन 2003 यानी कि 2003 में जनवरी यानी 20 जनवरी को 2003 में इसको जो है यानी कोलेट्रल बॉरोविंग्स एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट और उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का तैयार हो गया आपका कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगर इंट्रोड्यूस डेट पूछ दिया तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप यहाँ से इजीली जो है आपको देख सकते हैं। अगला जो है आपका ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मैच्योरिटी डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट किन मैच्योरिटी डेट को इशू किया जाता है। तो ट्रेजरी बिल की बात करें तो प्रेजेंटली इंडिया में जो है 91 डेज का चल रहा है, 182 डेज का चल रहा है और 364 डेज का भारत में जो है आपका ट्रेजरी बिल अभी भी इशू होता है। 14 डेज वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके वहां पे कैश मैनेजमेंट बिल को लाया गया है जिसका जो है मैच्योरिटी पीरियड होता है 91 डेज से लेस। अगला जो है कॉल मनी से का जो है 1 डे टू 14 डेज यानी कि कॉल मनी का जो मैच्योरिटी डेट होता है 1 दिन से लेके आपका 14 दिन तक का होता है, ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो है 7 डेज टू लेस देन 1 ईयर्स के बीच का क्या होता है मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। अगला जो है आपका वो है आपका कॉमर्शियल पेपर, ध्यान रखिए। कॉमर्शियल पेपर भी 7 दिन से 1 साल के लिए क्या किया जाता है इशू किया जाता है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है यानी मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल से कम। तो ध्यान दीजिए यही सारी चीजें है। कॉमर्शियल बिल की अगर बात करें
तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 60 दिन हो सकता है, 90 दिन हो सकता है, 120 दिन हो सकता है, बट लेस देन 1। यानी ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री की कितना दिन तक का आपको क्रेडिट उतार देना है। अगला जो है आपका वो है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट का बिल का जो है मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 दिन से कम का होता है। और सी यानी कोलेट्रल बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन जो है वह 1 दिन से 19 दिन के बीच का इसका क्या होता है, मैच्योरिटी डेट होता है। तो ये रहा दोस्तों आपका इंस्ट्रूमेंट और मैच्योरिटी पीरियड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम इजीली तरीके से क्या कर जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका मैच्योरिटी पीरियड और उससे रिलेटेड आपका सारी चीजें। अब अगली जो चीजें है वो है आपका, ध्यान रखिए, अगली जो चीजें है वो है इंस्ट्रूमेंट और कौन इशू करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट और कौन इशूअर है, इशू कौन करता है। तो ध्यान दीजिए, ट्रेजरी बिल की बात करते हैं तो ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई। किसके आधार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ध्यान रखिए कि जो ट्रेजरी बिल है वो कौन इशू करता है, आरबीआई। किसके आधार पे, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। फिर अगला जो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इशू करने वाले लोग हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जितने हैं एक्सेप्ट आरआरबी एंड लोकल एरिया बैंक, जितने भी उसको छोड़ के जितने भी कॉमर्शियल बैंक है शेड्यूल, वो लोग क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। कॉमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकता है, जो भी जिस भी कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा है या ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कंपनी है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। प्राइमरी डीलर्स, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, आईएफसीआई है या आईडीबीआई है, सिडबी है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। अगला जो है कॉल मनी। कॉल मनी को कौन इशू करता है, ध्यान रखिए, कॉल मनी को जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो क्या कर सकते हैं, इसको इशू कर सकते हैं। कॉमर्शियल बिल को कौन इशू करता है, ड्रॉअर, यानी जो ड्रॉ करने वाला है, जो लिखने वाला है। कैश मैनेजमेंट बिल को कौन लिखता है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीबीएलओ यानी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन को कौन इशू करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CCIL। ये जो है एक कॉर्पोरेशन है जो क्या करता है कि कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन को क्या करता है, इशू करता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट और इशू कौन करता है, इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में था ये भी एकदम। अगला जो चीज़ है और भी इंटरेस्टिंग है, ये भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं आप। अगला जो चीज़ है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट और मिनिमम अमाउंट कितना इशू किया जा सकता है। तो जो ट्रेजरी बिल है दोस्तों वो जो है मिनिमम 25,000 तक और उसका मल्टीपल इशू हो सकता है। ध्यान रखिए, पूछता है क्वेश्चन कि ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट कितना इशू हो सकता है, तो 25,000, 25,000 एंड मल्टीपल्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं तो ये जो है 1 लाख एंड इट्स मल्टीपल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इशू होता है वो 1 लाख और इसका मल्टीपल का होता है। कॉमर्शियल पेपर 5 लाख और 5 लाख का मल्टीपल इशू होता है। तो मिनिमम ध्यान रखिए, मिनिमम यहाँ पे 5 लाख है, उसका मल्टीपल यहाँ 1 लाख है और यहाँ 25,000 है। तो ध्यान रखिएगा। अगला जो कॉल मनी, कॉल मनी का जो है कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान रखिए, कॉल मनी का कोई भी मिनिमम लिमिटेशंस नहीं होता है, मिनिमम लिमिट नहीं होता है कॉल मनी का। कॉमर्शियल बिल का भी कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। और कैश मैनेजमेंट का जो है कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। CBLO का जो है कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इतना ही होना चाहिए मिनिमम। तो ये सारी चीज़ें ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट और उसका जो है कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट कितना इशू किया जा सकता है, ये रहा वेरियस इंस्ट्रूमेंट। अगली जो चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ये है इंस्ट्रूमेंट और ये इशूड किस पे होता है, डिस्काउंट पे या इंटरेस्ट पे। तो देखिए ध्यान दे दीजिए, मैंने बताया था ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो होता है इशू होता है वो है डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। मैंने बताया था कि ये इशू किया जाता है फेस वैल्यू के लेस देन पे और रीपेमेंट किया जाता है फेस यानी कि जो उसका फेस वैल्यू है। ध्यान रखिएगा। तो ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पे इशू होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी डिस्काउंट पे इशू होता है, ध्यान रखिए। और कैश मैनेजमेंट बिल भी डिस्काउंट पे इशू होता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। कॉल मनी जो है ये भी ध्यान रखिए, कॉल मनी जो है ये इंटरेस्ट पे इशू होता है। कॉमर्शियल पेपर भी इंटरेस्ट पे इशू होता है और कॉमर्शियल बिल भी इंटरेस्ट होता है। ध्यान रखिए ये दोस्तों कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिस्काउंट पे इशू होता है, कौन सा इंटरेस्ट पे, यानी किसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, किसके लिए जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है और किस पे जो है आपको डिस्काउंट यानी कि फेस वैल्यू से कम पे आपका इशू होता है, रीपेमेंट आपका फेस वैल्यू या पार पे होता है। तो ये दोस्तों ये रहा आपका
इंस्ट्रूमेंट और डिस्काउंट पे इशू होता है या इंटरेस्ट उस पर मिलता है। अगली जो चीज़ें हैं उसको देखिए, इंस्ट्रूमेंट और उसके फीचर्स। अब अगर ट्रेजरी बिल की बात करें तो ट्रेजरी बिल क्या है, एक प्रोमिसरी नोट है, हाईली लिक्विड है, नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि ये गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है, गवर्नमेंट के ब्याज पे आरबीआई लिख देती है इस बिल को, इसलिए इसको प्रोविजनल बोला जाता है। हाईली लिक्विड, लिक्विड का मतलब ये जो बहुत ज़्यादा तेजी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है और इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, तो ये ध्यान रखिए। कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर क्या है, शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड है। शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर्स, अनसिक्योर्ड का मतलब हो गया कि इसके लिए कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। ये भी प्रोमिसरी नोट होता है, ये निगोशिएबल होता है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर सकते हैं आप, जो है चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफर बाय इंडोर्स, यानी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मेयर ट्रांसफर करके आप उसको दे सकते हैं। अगला जो है कॉल मनी, कॉल मनी की अगर बात करते हैं तो ये वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करता है, रीपेबल ऑन डिमांड एंड विद इन द मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि ये जो है इसको जो आप कभी भी, यानी शॉर्ट टर्म है और इसका जो है डिमांड, जब डिमांड हो तो उस समय क्या कर सकते हैं आप, पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो है जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाए, हो सकता है 1 दिन से 14 दिन के बीच में इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, अनसिक्योर्ड है, निगोशिएबल है, बियरर फॉर्म है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके फीचर से भी क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन जो है मैं इसको ऐसा डिजाइन किया हूँ कि आप जो है देखते ही सारी चीजें एकदम समझ जाएंगे, सब चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगला जो है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल आपका शॉर्ट टर्म होता है, निगोशिएबल होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है, यानी खुद से आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट और उसके फीचर्स। अगला जो है हम लोग बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट और किस पर्पज के लिए इशू होता है, तो ट्रेजरी बिल की बात करते हैं। तो ट्रेजरी बिल जो है जब भी गवर्नमेंट को मिसमैच होता है उसके रेवेन्यू में, या गवर्नमेंट को जब भी क्या होता है कि उसका जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो गवर्नमेंट जो है इसको क्या करती है, इशू कराती है आरबीआई के द्वारा। तो पर्पज क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या शॉर्ट फॉल जो होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको जो है कंपनसेट करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, इसको जो है आरबीआई के द्वारा इशू कराती है। कॉमर्शियल पेपर किस पर्पज के लिए इशू होता है, तो जब भी कॉमर्शियल पेपर जो है इशू होता है, वो जो है जो बड़ी बड़ी क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी है उनको सीजनल या वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, तो उसको जो है क्या कर सकते हैं, जब ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए क्या किया जाता है, कोई भी जो फंड रेज करते हैं वो जो है कॉमर्शियल पेपर के जरिए होता है। कॉल मनी, कॉल मनी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, जब कंपनी क्या, जब बैंक क्या करते हैं कैश रिजर्व को मेंटेन करना होता है, तो कॉल मनी को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, ये पर्पज उनका होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इशू क्या करने का पर्पज क्या है, तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करने का पर्पज क्या है, जब लाइट कह सकते हैं टाइट लिक्विडिटी होती है, या कह सकते हैं जब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में कंपनीज क्या करती है, उस केस में जो कंपनीज होती है तो उस केस में क्या कर देती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है, जो बैंक्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो यहाँ देखिए, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी रिलेटिवली हाई इंस्ट्रूमेंट रेट्स, यानी जब मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट का रेट ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या करते हैं, ये इशू है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ या बैंक इज लो डिमांड फॉर, यानी कि कहने का मतलब जब डिपॉजिट ग्रोथ जो है बैंक में कम होता है और जो है कह सकते हैं क्रेडिट ग्रोथ इज हाई, तो उस केस में जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है। क्रेडिट कॉमर्शियल पेपर को किस फाइनेंस यानी किस पर्पज के लिए इशू किया जाता है, तो टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को क्या किया जाता है, कंप्लीट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए जो है कॉमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है। लास्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी क्वेश्चन पूछा है, इंस्ट्रूमेंट और उसके जो है अदर नेम्स, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और उसके अदर नेम, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो ट्रेजरी बिल को हम जानते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी क्वेश्चन कि ट्रेजरी बिल जो है क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड होता है। फिर अगला है कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर को हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, फाइनेंशियल पेपर के भी नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल पेपर से भी जानते हैं इसको, और कॉर्पोरेट पेपर से भी हम इसको जानते हैं। तो ये डिफरेंट नेम है कॉमर्शियल पेपर के। फिर हम लोग बात करते हैं कॉल मनी का, तो कॉल मनी का अगर हम लोग बात करें तो कॉल मनी को हम लोग नोटिस मनी भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, और कॉमर्शियल बिल को हम लोग सेल्फ लिक्विडेटिंग बिल भी बोलते हैं।
तो दोस्तों ये रहा मनी मार्केट से रिलेटेड सभी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें नहीं बचा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल्ली देख लिए होंगे तो आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BHU BCom की, MCom की, नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा वीडियो देखिए, आपको मनी मार्केट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो है अगर अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अल्पाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और हमारे अंदर जो है एनर्जी आए, जिससे हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो लाएं और आपका हेल्प कर सके। तो दोस्तों आपको अगर जो है हमारे पास जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में ज्वाइन होना है तो आप हमारे दिए गए लिंक यानी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने नंबर को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा सकते हैं, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, आपको पूरे सीधे आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी एनर्जी के साथ। धन्यवाद।